वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम 50 डेज 50 मार्क्स का हमारा जो सीरीज है इन विच जेआईबी एग्जाम से पहले के जो 50 डेज उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज को हम जो है थ्रू लर्निंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दिस सेशन इज रिलेटेड टू द आई एंड आईएफएस सब्जेक्ट एंड यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलोंग विद व्हिच काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड एंड व्हिच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, इनको डिस्कस करते हैं इन सेशंस में। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम, सो वी आर हियर टू हेल्प यू। हमारा मास्टर कोर्स चारों कंपोनेंट से रिलेटेड रिकॉर्डेड वीडियोस, MCQs of each and every chapter, full and mock test, short notes as well as आपको एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू रिवीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। Okay, so JIB 75 is the code with which you'll be getting 75% discount on these courses. Okay, along with that we have a super crash course जहाँ पर आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है लाइव। ठीक है, तो यहाँ पर आपके शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस तो नहीं है, लेकिन जो लाइव क्लासेस है उनके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो links are given in the description. Hurry up to be part of these courses. Okay. यहाँ पर हम मॉड्यूल सी का इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, चैप्टर 27, इम्पोर्टेंट बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस तो आए नहीं है इसमें से, बट वी विल हैव एन ओवरव्यू कि अगर क्वेश्चन, क्योंकि चीजें थोड़ी सी जो है रेगुलेटर्स रिलेटेड है, तो चांसेस है कि क्वेश्चन आगे पूछ लिया जाए। कुछ क्वेश्चन जो पूछे भी गए हैं वो भी हम देखेंगे। तो वी हैव अ फेयर आइडिया कि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स से ये चैप्टर जो है, इसका नाम ही है फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स। तो फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में तो हमें पता है, रेगुलेटर्स के बारे में पता है कि ये डिफरेंट जो अरीनास है ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम उसको रेगुलेट करते हैं। लाइक आरबीआई रेगुलेट्स विच पर्टिकुलर सेक्टर, बैंकिंग। ठीक है, इसके साथ आईआरडीएआई इंश्योरेंस, सेबी जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है, पीएफआरडीए पेंशन को, राइट। तो दीज थिंग्स वी नो, सो विल हैव अ फ्यू बेसिक्स। आरबीआई की अगर हम बात करें, इसका सबसे टॉप मोस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है गवर्नर्स, डिप्यूटी गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ऐसे पूरा इसका मैनेजर्स का लाइन ऑफ मैनेजर्स एंड सपोर्ट स्टाफ ये सब हैं इन आरबीआई। ओके, सो दे टेक अप द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब ऑब्जेक्टिव मेन क्या है आरबीआई को कंस्टिट्यूट करने का, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आरबीआई कंस्टिट्यूट किया गया था सो दैट इश्यू ऑफ बैंक नोट्स को जो है मैनेज किया जा सके, बिकॉज ये काम पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। नो, आरबीआई हैड टू डू इट। रिजर्व्स जो है उन्हें मेंटेन करना, मॉनेटरी पॉलिसी को का देखरेख करना, करेंसी एंड क्रेडिट के लिमिट्स को मेंटेन करना। ठीक है, ये सारे मेन रोल है आरबीआई के। अब रोल को फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो मॉनेटरी अथॉरिटी है। इंडिया में ऐसा कोई एंटिटी नहीं है जो बैंक नोट इश्यू कर सके अपार्ट फ्रॉम आरबीआई। करेंसी इशू करना एंड ऑल्सो मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने का काम भी मेनली आरबीआई का है, बिकॉज 6 मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, विनो इसमें से 3 आरबीआई एंड 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेड कौन होता है? चेयरमैन। चेयरमैन जो होता है हु इज गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, जो हेड होता है ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। करेंसी इशू करता है आरबीआई एंड गवर्नमेंट एज वेल एज बैंक्स का मेन बैंकर कौन है? आरबीआई। ठीक है, हम तो अपने पैसे एसबीआई यहाँ वहाँ डाल देते हैं डिफरेंट बैंक्स में, बट जो बैंक्स है गवर्नमेंट से, वो पैसे कहाँ डालेंगे? आरबीआई में। रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल मेनली बैंकिंग सेक्टर। फॉरेक्स मैनेजर है, यानी कि फॉरेन करेंसी को मैनेज करने का काम आरबीआई का है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम आरबीआई का है एंड रेगुलेट करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स को इन इंडिया। आरबीआई इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट रोल। ओके, तो आरबीआई प्लेज डिफरेंट रोल हियर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें आरबीआई का जो रोल है फर्दर डिस्कस करते हैं। इट इज अ मॉनेटरी अथॉरिटी बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने वाला आरबीआई ही है। तो जो भी इंडिकेटर्स है उनको देखकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या ग्रोथ को सपोर्ट करना है, क्या करना है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन एम है उसको सेट किया जाता है। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड डिटेल्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेक्शन 45 ZB में। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड प्रोविजन है आरबीआई एक्ट के, इसमें कौन कौन होता है, कितने बार मीट होते हैं, ये सारी चीजें हम जानते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट अब आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को असिस्ट करता है। इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब हम देख चुके हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हियर इज वेस एंड मीन्स एडवांसेस, जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। अब ये क्या है? दिस इज अ वे बाय विच आरबीआई एक्चुअली प्रोवाइड्स लोन्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को लोन लेने की जरूरत क्या है? ऑब्वियसली उसके फाइनेंसेस मैनेज करने को।
तो देर आर 3 बेसिक फैसिलिटीज, लिमिट्स के बेसिस पे लेट से 1 करोड़ तक चाहिए तो ये, इससे ज्यादा चाहिए तो नेक्स्ट सेकंड लेवल है, एंड इससे ज्यादा चाहिए तो थर्ड लेवल है, ऐसा। ठीक है, तो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी इज द फर्स्ट वन, जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सामने जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रहे हैं उसके सामने आरबीआई विल गिव द लोन। ठीक है, ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू कंट्रीब्यूट कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, गारंटी, रिडम्पशन फंड वगैरह में कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब लेट्स से एक लिमिट के बियॉन्ड बोरो करना है, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वेस एंड मीन्स एडवांसेस। अब एचडीएफ क्या है, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी का लिमिट जो है वो एग्जॉस्ट हो गया, तो नॉर्मल ड्राइंग वेस एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू बोरो कर सकते हैं। यहाँ पर आप कितना स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर सकती है वो लिमिटेड है, बेस्ड अपॉन 3 इयर्स में कितना आपने खर्च किया है, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना है उसके बेसिस पर। ठीक है, और यहाँ पर आपका फालतू का जो एक्सपेंडिचर लाइक लॉटरी, नेचुरल कैलामिटीज वगैरह में जो पैसे जाते हैं ये इंक्लूडेड नहीं है, बट बाकी सारे इंक्लूडेड है। इसके अलावा इससे भी ज्यादा अगर मनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड डब्ल्यूएमई, यानी कि ओवरड्राफ्ट। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड पे जो क्रेडिट है, या फिर अगर आपका हो करंट अकाउंट्स पे आप एक्स्ट्रा मनी बोरो करते हैं, इवन दो मनी इज नॉट देयर, सो दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। यहाँ पर 14 आउट ऑफ 30 यानी 36 डेज में आपको जो भी मनी है ओवरड्राफ्ट आपने लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, दैट दे हैव टू रिटर्न। बट ये 36 डेज में भी देना देना ऐसा कर सकते हैं, 14 डेज खाली आपको जो है डेट में रहना है, बाकी सारे दिन यू हैव टू बी फ्री ऑफ एनी डेट फ्रॉम द आरबीआई, वैसे मीन्स एडवांसेस की जब बात हो। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से लिंक्ड है। ओके, अब इश्यूअर ऑफ करेंसी यानी कि बैंक नोट प्रिंट करने का पूरा दायित्व, ड्यूटी आरबीआई का है। 10,000 रुपी नोट जो है हाईएस्ट डिनोमिनेशन है, सबसे पहला नोट इंडिया में जो प्रिंट हुआ था दैट वाज अ 5 रुपी नोट। एंड जो 1 रुपी कॉइन्स है, लेट अस से किसी को सैलरी मिल रहा है 10,000 रुपए, तो 1 रुपी कॉइन्स में दे रहा है, तो पूरा बोरी भर के 10,000 कॉइन्स देगा, तो दैट इज अ वेरी डायर सिचुएशन, जहां पर इट इज लाइक एन इंसल्ट रेदर देन अ पेमेंट इफ यू आर गिविंग 10,000 रुपीज पेमेंट विथ 1 रुपी कॉइन्स। तो 1 रुपी कॉइन्स ओनली 1,000 रुपीज तक लीगल टेंडर है, इससे ज्यादा का अमाउंट आप 1 रुपी का कॉइन यूज करके पे नहीं कर सकते। 50 पैसा सिमिलरली 10 रुपीज पेमेंट तक। ठीक है, अब न्यू करेंसी प्रिंट करना है तो आरबीआई कुछ फैक्टर्स देखता है, इन्फ्लेशन क्या है, जीडीपी का लेवल क्या है, ऑल ऑफ दिस। बैंकर है आरबीआई टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो बैंक्स का। तो अगर पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेट की रिक्वायरमेंट होती थी तो आरबीआई ऑटोमेटिकली नोट प्रिंट करके पैसे दे देता था, बट नॉट टुडे। ओनली वेस एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू बोरोइंग की जा सकती है। अब बैंक्स को कहीं से लोन नहीं मिल रहा, तो हु इज द लास्ट पर्सन? आरबीआई। ठीक है, रेगुलेटर है आरबीआई ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एनबीएफसीज। तो इनसे रिलेटेड रेगुलेशंस लाने का काम आरबीआई का है। इंस्पेक्शन, रिपोर्टिंग, सुपरविजन सब कुछ आरबीआई का काम है। इसके लिए बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन को भी बनाया गया है। तो ये कैसे सुपरवाइज करती है, ये देखती है कि क्या गलत जा रहा है और एक एक्शन प्लान बताती है। असेसमेंट रिपोर्ट के थ्रू पता चलता है कि क्या गलत जा रहा है, क्या सही जा रहा है, तो एक एक्शन प्लान बताया जाता है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज द मैनेजर ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स को मैनेज करने का काम भी आरबीआई का। इसमें जो है 3 इंपॉर्टेंट रोल्स है आरबीआई के। लाइक जो ट्रांजैक्शंस है इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में फॉरेन करेंसी रिलेटेड, उनको रेगुलेट करना, और प्रॉपरली इंडिया में जो फॉरेन करेंसी अवेलेबल है दैट इज प्रॉपरली मैनेज्ड, ये चीज चेक करना, और साथ के साथ फॉरेन करेंसी इन गोल्ड रिजर्व्स के जो एसेट्स है आरबीआई के पास, उन्हें मैनेज करना। ठीक है, आरबीआई के पास जो फॉरेन करेंसी है, बाकी लोगों के पास जो फॉरेन करेंसी है इंडिया में, एंड इंडिया के बाकी कंट्रीज के साथ क्या ट्रांजेक्शन है, तो इससे रिलेटेड 3 डिपार्टमेंट्स को आरबीआई ने एस्टेब्लिश किया है। फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट जो रेगुलेट करता है फॉरेक्स मार्केट इंडिया एंड बाहर की चीजें। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेक्स, इंडिया के अंदर जो फॉरेन करेंसी रिलेटेड वेरिएशन है उनको मैनेज करने के लिए। एंड आरबीआई के खुद के लिए आरबीआई का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस। तो आरबीआई के खुद के काम के लिए एक्चुअली ये फॉरेक्स रिजर्व्स को इन्वेस्ट करता है एंड आरबीआई के लिए इन्हें स्टोर करता है। तो आरबीआई इन सारी चीजों को मैनेज एंड अच्छे से जो है इसका रिपोर्ट बना के वीकली बेसिस पे जो पब्लिक डोमेन में लेकर आता है। देयर इज आल्सो पेमेंट एंड सिस्टम, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। इन सभी में से वी नो की सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में 2 आ जाते हैं, एनईएफटी एंड आरटीजीएस। इनको आरबीआई खुद ही मैनेज एंड रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ आरबीआई डेलीगेट कर सकता है इस चीज को, तो आरबीआई हैज डेलीगेटेड द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स का मैनेजमेंट टू एनपीसीआई।
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। डिफरेंट बैंक्स एंड पेमेंट मेथड्स, लार्ज वैल्यू पेमेंट्स लाइक आरटीजीएस वगैरह को लेकर आरबीआई आया है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आरबीआई इंश्योर करता है। ये कोई एक्सक्लूसिव जो है गोल नहीं है आरबीआई का, बिकॉज आरबीआई का गोल क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। इन्फ्लेशन को मैनेज करना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। बट आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देख लेता है। इसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट एस्टैब्लिश की थी 2009 में। हाफ ईयरली बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी इशू होता है, फर्स्ट टाइम 2010 में हुआ था। अब आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का भी मेंबर है, जिसमें ये काउंसिल जो है इसमें ऑल द रेगुलेटर्स के हेड्स हो गए, बड़े बड़े जो बैंक्स है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ऑल ऑफ दीज पीपल आर देयर। सो आरबीआई इनके जो मीटिंग्स वगैरह उनको मैनेज भी करता है। और कई इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने में आरबीआई ने हेल्प किया, डीआईसीजीसी, आईडीबीआई, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस, एनएचपी, सिक्योरिटीज एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लीड बैंक स्कीम वगैरह, ठीक है। तो दिस वाज वन क्वेश्चन जून में पूछा हुआ, which among the following statement best describes the role of RBI in India? Monetary authority in India, which takes care of formulation of monetary policy. Reserve Bank of India, इंडिया का sole note issuing authority है, ये भी सही है, ये भी सही है। Maintains accounts with RBI to facilitate transfer of funds and settle interbank transactions, तो ये भी सही है। तीनों चीजें सही है, we have just read, so D, all of the above will be the right answer. Now, apart from RBI, there are other regulators like SEBI है। सेबी का 1991 के रिफॉर्म्स के बाद एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 92 में एक्ट आया। इसका मेन काम है जो भी पीपल इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस के थ्रू, तो उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनका लॉस ना हो, उनके पैसे बर्बाद ना हो। डेवलपमेंट इस सेक्टर का प्रमोट करना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम करता है सेबी। इसके अलावा होल टाइम 3 मेंबर्स है जो कि फुल टाइम काम करते हैं सेबी में, पार्ट टाइम के लिए 4 लोग काम करते हैं, ठीक है। सेबी 3 members वर्क फुल टाइम, इसके इनके अंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ये सब है। अब सभी के मेन फंक्शन है, रजिस्टर रेगुलेट करता है कई सारे एंटिटीज को, स्टॉक ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस, एजेंट्स, डिपॉजिटर्स, कस्टोडियंस, वेंचर कैपिटल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये सब आपको पता है। एवरी वन रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस, उनको सेबी रेगुलेट करता है। और इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है कि आप जो है, इफ यू आर इनसाइड अ कंपनी एंड आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पता है, तो इनके जो शेयर्स वगैरह है उनमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कंपनी ने दिया इस ऑप्स अलग बात है, बट यू कैन नॉट इन्वेस्ट एक्सटर्नली बिकॉज आपको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो उसे प्रोहिबिट करता है। इन्वेस्टर को एजुकेट करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना सभी का काम। इंस्पेक्शन भी करता है, इसके लिए सभी को सिविल कोर्ट के पावर्स मिले हैं, यानी कि इफ इट वांट्स इट कैन आस्क एनीवन टू कम एंड गिव देयर स्टेटमेंट, इट कैन ओपन एनी बुक अकाउंट्स वगैरह चेक कर सकता है। और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को जो है सेफगार्ड करने का काम सेबी का है। अगर लेटेस्ट से बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ जाते हैं मार्केट में, तो सेबी जो ट्रेडिंग उसे सस्पेंड कर देता है ना, वी नो दिस। और प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी लेकर आता है कि कोई भी शेयर्स वगैरह इशू कर रहा है तो क्या डॉक्यूमेंट्स उन्हें देने हैं, किस तरह का जो है उनका प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। और कोई भी इन्वेस्टिगेशन पर्सन को इन्वेस्टिगेट करने का, कोई भी ट्रांजैक्शन पर्सन को इन्वेस्टिगेट करने का काम सेबी का है, इट कैन डू इट। एंड इफ एनीबडी इज फाउंड फॉल्टी, उनके प्रोसीडिंग्स, उनके जो जो भी काम कर रहे हैं एक्टिविटीज को स्टॉप सेबी कर सकता है। IRDAI is the next regulator, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड, 2000 में आया था और एक ऑटोनोमस बॉडी है, 1999 में इसका एक्ट आया। सेम इंश्योरेंस सेक्टर रिलेटेड, सेम इसके जो है एम्स है, RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर इसे एस्टेब्लिश किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक चेयरपर्सन है, एंड IRDAI 5 लेटर वर्ड, तो 5 मेंबर्स आर फुल टाइम मेंबर्स, 4 आर पार्ट टाइम मेंबर्स, प्लीज याद रखिएगा। IRDAI 5 लेटर वर्ड, 5 members are full time members। RN मल्होत्रा कमेटी को कहा गया था इंश्योरेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाओ, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, फाइंड आउट, LIC, GIC, सर्वेयर्स एंड अदर इंटरमीडियरीज को भी बेटर पोजीशन में लाना है। तब मल्होत्रा कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, गवर्नमेंट जो है इंश्योरेंस सेक्टर में 50% जो होल्डिंग है, जो स्टेक है, उसे होल्ड करे। GIC उसके सब्सिडियरीज से रिलेटेड रिकमेंडेशन से कंपटीशन कैसे बढ़ाना है, मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए, कोई भी कंपनी लाइफ एंड जनरल दोनों इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करेगी, स्टेट लेवल लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड रिकमेंडेशंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी को एस्टेब्लिश करना है, ऐसा भी एक रिकमेंडेशन दिया। तो IRDAI को एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट्स, LIC फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किस तरीके से जा रहे हैं, इससे रिलेटेड भी थे GIC एंड इट्स सब्सिडियरीज।
5% से ज्यादा किसी कंपनी में ना होल्ड करे, ऐसे ऐसे काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए। कोई भी पेमेंट LIC डिले कर रहा है तो 30 डेज के अंदर वो उसे जो है पेमेंट कर देना है। ये चीज कहा गया, डिले होने के बाद 30 डेज के अंदर इट हैज टू पे द मनी एंड इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है। ठीक है, तो दिस वाज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट PFRDA इज द नेक्स्ट रेगुलेटर ऑफ द पेंशन सेक्टर। तो मेनली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके अंडर ये काम कर रहा है, एंड फर्स्ट स्कीम जो लेकर आया था पेंशन सेक्टर, पता है ये ओल्ड एज इनकम को जो है सिक्योर करने से रिलेटेड है, एंड इस जो ओल्ड एज के पीपल हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो एनपीएस को लेकर आया गया था पेंशन PFRDA के द्वारा 2003 में फर्स्ट टाइम, और 2009 में एनपीएस जो है दैट बिकेम अवेलेबल फॉर द जनरल पब्लिक। मेन फंक्शंस वॉलंटरी कंपल्सरी पेंशन स्कीम्स को देखरेख करना, इंटरमीडियरीज को अपॉइंट करना, जनरल पब्लिक को ट्रेन और उनके ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करना। Who are the other intermediaries in pension sector? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जो कि सभी चीजों से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। ठीक है, इसके साथ साथ वी कैन से पेंशन सेक्टर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, एज यू नो एनपीएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंड अदर पेंशन स्कीम्स। एनपीएस के लिए आपको एक प्राण नंबर दिया जाता है, 12 डिजिट नंबर, है ना। प्राण नंबर इज अ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और डिफरेंट इंटरमीडियरीज के बीच जो है ये एक लिंक की तरह काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स इसके पास मेंटेन होते हैं। तो जो भी फंड्स है, कितना आ रहा है, किसको कितना जाना है, ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विल बी देयर। और ये फंड्स ये कहाँ फॉरवर्ड करता है, इट विल बी गिविंग टू द पेंशन फंड मैनेजर, जो इसे इन्वेस्ट करते हैं एंड इससे प्रॉफिट कमाने का काम करते हैं, और इन्फॉर्मेशन आ रही है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को रिपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ देर इज अनदर intermediary here, that is the point of presence agencies, POP, जो KYC डिटेल्स लेते हैं, वेरीफाई करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन हैंडल करते हैं, रिक्वेस्ट एंड ऑल। देयर इज आल्सो ट्रस्टी बैंक, जहां पर ट्रांजैक्शन जो है पेंशन रिलेटेड उनको मैनेज किया जाता है, एंड कस्टोडियन एक्चुअली पेंशन एंड अदर डिटेल्स को मैनेज करना, उनमें चेंजेस ग्रीवेंस एड्रेस करना, ये सारे काम जो है कस्टोडियन के हैं। ठीक है, वेरी सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड उनका रोल जो है उसको समझने के बाद। Now please answer this question. This is your homework question. ये जून में पूछा हुआ question है, and let us see who is going to answer it right. Okay. All the best for your preparation. If you have any queries, you can always let us know 8146207241 पर, या hello@edutime.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं कि आपकी query क्या है. If you did like the video, you can let us know in the comment section. Thank you. All the best.